हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स क्लास 11 चैप्टर 2 फॉर जूलॉजी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी हमें किसी भी केमिकल से हम किसी चीज़ का रिएक्शन कराते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि जिस सब्सटेंस का रिएक्शन हुआ है किसी भी केमिकल के साथ उसके अंदर किस तरह के बायोमोलिक्यूल्स हैं, किस तरह के प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, किस तरह के उसके अंदर एमिनो एसिड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं एंड और एन नंबर ऑफ़ थिंग्स हैं जो कि हम पता कर सकते हैं। पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उसका पीएच क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम एक केमिकल रिएक्शन से पता कर सकते हैं। वैसे ही अगर हमें ये पूछा जाए कि बायोमोलिक्यूल्स होता क्या है और वो हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सबसे पहले एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। ओके, सो अगर हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ह्यूमन का लीवर या ह्यूमन की किडनी का कोई पार्ट ले लिया, या फिर हमने बाहर प्लांट से कोई लीफ का पार्ट ले लिया, लीफ ले लिया या उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया, फिर उसको एक ऐसे केमिकल से पास करना जिसके बाद कि हमें रिजल्ट्स में हमें ये पता चल सके कि आखिर उसमें बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं। बायोमोलिक्यूल्स में हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और जितने भी मैंने नाम लिए वो सब आ जाता है। तो सबसे पहले तो जब हमने लिविंग टिश्यू लिया और उसका केमिकल रिएक्शन जो है हमने एक केमिकल से कराया और उससे एक स्लरी फॉर्म होगी या कोई पेस्ट फॉर्म होगा जिसमें कि हम बायोमोलिक्यूल्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम फाइंड कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और वो केमिकल का नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि Cl3COOH। ये केमिकल जो होगा ये सबसे पहले उस लिविंग टिश्यू पर जाएगा और उसके साथ केमिकल रिएक्शन कराने के लिए या तो हमें उसे मिक्स करना पड़ेगा या फिर उसको एकदम पेस्ट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ द मोर्टर एंड द पेसल। द मोर्टर एंड द पेसल टुगेदर फॉर्म्स अ थिक स्लरी, और जो थिक स्लरी है उसको हम फिल्टर करेंगे कोई भी चीज़ क्लॉथ से, बटर पेपर से या कॉटन से, जो कि इस टाइप के गैप फिल्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं उससे हम फिल्टर करेंगे। इसके फिल्ट्रेशन के बाद हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रिटेंटेट। फिल्ट्रेट मतलब कि जो सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है, रिटेंटेट मतलब कि जो रिमेनिंग सब्सटेंस है फिल्ट्रेशन के बाद। तो फिल्ट्रेट को एनसीईआरटी एज वेल एज फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल पॉइंट ऑफ व्यू, द term used for filtrate, the another term that is used for filtrate is acid soluble pool, acid soluble fraction. Whereas for the retentate, that is the remaining material after the filtration, the another term that has been used for retentate, it is acid insoluble fraction or acid insoluble pool. जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मतलब कि जो बायोलॉजी और इस टाइप से रिलेटेड जिसके अंदर की रिड्यूसिंग शुगर्स हो सकते हैं, और आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। वहीं पर ऑन द अदर हैंड द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स. Not only these three, but etc. can be found in acid insoluble pool. Both have different composition, both have different characteristics and features, which we will discuss later in the video. Now, we can say that if anyone asks you what are biomolecules, so a simple, the most simplest definition of biomolecules is all the carbon compounds that we get from living tissues are called biomolecules. एनसीईआरटी में एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन भी लिख रखी है जो कि मे बी इन नीट के पेपर में आ सकती है। वो लाइन है ऐश के बारे में। ऐश यानी कि राख। जैसे कोई भी डेड बॉडी जल जाती है उसके बाद जो उसका जो रिमेनिंग मटेरियल रहता है उसी को हम लोग ऐश या राख कहते हैं। तो ऐश की एक डेफिनेशन बनती है कि व्हेन अ सब्सटेंस or a biomolecule is fully burnt, the gaseous materials like CO2, water vapor, these are released, and the remnant that I told you about it earlier,
द रेमिनेंट ऑफ द रिमेनिंग मटीरियल इज नोन एज ऐश। और जो ऐश बचती है यानी बची हुई चीज़ को ही ऐश कहते हैं। तो ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एट्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे की इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है कि आखिर ये कितना अर्थ क्रस्ट में है और ह्यूमन बॉडी में है। आपको इसको लर्न नहीं करना है, आपको बस ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, उससे सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, और जो सबसे ज़्यादा उससे एक कम कौन सा है, और सबसे कम से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, यानी मेन चीज़ें। तो हमें ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है वो है ऑक्सीजन की, जो कि 65%। वहीं पर अर्थ क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा कॉम्पोजिशन ऑक्सीजन की है जो कि है 46.6%। सबसे कम परसेंटेज कॉम्पोजिशन इन ह्यूमन बॉडी इज दैट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सिलिकॉन विच इज नेग्लिजिबल, एंड whereas in earth's crust it is of nitrogen which is negligible also, not very much. ओके तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इसी से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ हमने ये पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिया हमने बायोमोलिक्यूल्स की, बायोमोलिक्यूल्स कैसे पता करते हैं ये पढ़ लिया हमने। बट क्या बायोमोलिक्यूल्स इस पूरे चैप्टर में था? नहीं, इसकी भी सब डिविजन्स हैं। बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप में बटा हुआ है। पहला माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। इन दोनों के नाम से आपको पता चल जाता है। देखो, माइक्रो मतलब कि बहुत ही स्मॉल, टाइनी। मैक्रो यानी कि बहुत ही लार्ज या बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड पार्ट में है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स दो सब टाइप्स हैं बायोमोलिक्यूल्स की। अब ऐसा तो होता नहीं कि किसी भी टाइप की किसी भी चीज़ की अगर टाइप है तो उसकी भी सब टाइप होती है। तो वैसे ही माइक्रो और मैक्रो में तीन जो सब डिविजन्स हैं वो हैं, सबसे पहले जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है जिसको कि हम लोग एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं, एक है अमीनो एसिड्स, सिंपल शुगर्स और न्यूक्लियोटाइड्स। जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है जो कि क्या करता है, वो सॉल्युबल होता है वाटर में, इसीलिए यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्युबल हैं, दे आर soluble in water, and these consist of three subtypes, that is the amino acid, simple sugar and nucleotides. Whereas in the macromolecules or the acid insoluble fraction, both are opposite. So in macromolecules the three subtypes are polysaccharides, proteins and nucleic acid. Nucleic acid means DNA or RNA. Okay, so the subtypes of biomolecules is that of micro and macro, and micro consists of three: amino acids, simple sugars and nucleotides. Macromolecules consist of three types, that is the polysaccharide, ये proteins and nucleic acid. But हम लोग आखिर कैटेगराइज कैसे करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस माइक्रोमोलिक्यूल्स में जाएगा या मैक्रोमोलिक्यूल्स में जाएगा? कोई डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, कोई कैरेक्टराइजेशन होनी चाहिए, कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि हमें ये हेल्प मिल सके कि ये सब्सटेंस जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल में ही जाएगा और ये वाला सब्सटेंस मैक्रोमोलिक्यूल्स में ही जाएगा। इसके कुछ बेसिस या कंसेप्ट ये हैं कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या फिर एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, ये इनका वेट जो होता है, वेट ये होता है 18 to 800 डेल्टॉन्स, इनका वेट है। अगर इनसे कम हुआ तो वैसे ही इनसे कम तो कुछ होता नहीं, इतनी कम वैल्यू किसी भी बायोमोलिक्यूल की तो नहीं होती। इससे ज़्यादा वालों का नाम तो अलग ही हो जाएगा। तो 18 to 800 डेल्टन्स का वेट रखने वाले बायोमोलिक्यूल्स ही माइक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, जिसमें कि हमने सब टाइप्स क्या पढ़ी थी, एक तो अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अलावा भी है एट्सेट्रा। हम आप जब पेपर लिखना तो उसमें आप जब सब टाइप लिखना तो उसमें लिखना आप अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि NCERT में और मैंने बुक्स में लिख रखा है। उसके अलावा अगर आपको कोई पता है तो वो भी लिख दीजिए, उसके बाद एट्सेट्रा लिख देना बस। नाउ वी कम ऑन द
other hand, that is the macromolecules. See, we can also call micro and macro as biomicromolecules and biomacromolecules. Okay, so the acid insoluble fraction or the macromolecules or the macromolecules simply, they have a weight more than 800 Dalton and can reach up to 10,000 Daltons of the weight. These consist of four types that we have studied. Only three types. I told you about three types, that is the proteins, polysaccharides, and nucleic acid. The fourth one is the most, means you can say it is the most important element which you have to understand just right now. The fourth is lipids. Actually, the weight of lipids is between 18 to 800 Daltons. Now you will be wondering that 18 to 800 Daltons weight comes to the micromolecules. Okay, so lipids must be categorized into micromolecules, but why is it so in macromolecules? ऐसा इसलिए है कि सबसे पहले तो देखो, आपसे अगर कोई पूछ ले कि आर लिपिड्स strictly macromolecules, so you will say no, lipids are strictly not macromolecules. See, their molecular weight does not exceed 800 Dalton, means it is between 18 to 800 Dalton as I told you, but they come under the acid insoluble fraction because when we grind a tissue, जब हम कोई भी टिश्यू भाई ग्राइंड करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन और जितनी भी मेम्ब्रेन है वो टूट जाती हैं, दे गेट ब्रोकन इनटू पीसेस and form vesicles which are not soluble. Okay, we know that macromolecules are not soluble in water, so whenever we grind lipids, so lipids are also present in structures like cell membrane and other membranes. Lipids are present in other structures like cell membrane and other membrane. Therefore, these membrane fragments are in the form of vesicles and get separated along with acid insoluble pool. लिपिड्स कभी भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, तो जो सॉल्यूबल नहीं है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा, बट इनका वेट भी 18 to 800 Dalton के बीच में है, तो वो तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया. तो मेनली इनको कहा जाता है कि हाँ ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स में ही आएगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली मैक्रो मॉलिक्यूल्स नहीं है. ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी बायोमॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन होता है उनके अंदर. तो जो प्रोडक्शन होता है बायोमॉलिक्यूल्स का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कैसा भी हो सकता है. अमीनो एसिड हो सकते हैं, शुगर हो सकते हैं, क्लोरोफिल हो सकता है, हीम्स हो सकते हैं. हीम्स क्या होता है? HAEMS. ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है. हीम्स होते हैं एटसेट्रा. ये सब प्लांट्स में एक दो चीज़ें, प्लांट्स जैसे क्लोरोफिल प्लांट्स में हो गया, हीम्स प्लांट्स में हो गए, तो ये चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो जैसे क्लोरोफिल, हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरोफिल का. तो जो क्लोरोफिल है वो एक प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करता है किसमें? प्लांट्स में. प्राइमरी फंक्शन प्लांट्स में कौन करता है? क्लोरोफिल. भाई उसी से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं. तो जितने भी प्रोसेसेस जो कि प्राइमरी प्रोसेसेस है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, लिपिड मेटाबॉलिज्म हो गया, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, रेस्पिरेशन हो गया अपने एनिमल्स में, तो ये सब प्राइमरी प्रोसेसेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्राइमरी फंक्शन है, जो कि मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. तो ऐसे फंक्शंस की हेल्प से, ऐसी फंक्शंस जो कि किसी प्राइमरी बायोमॉलिक्यूल की हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं, ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स को प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं. मेटाबॉलिज्म आपने सुन रखा होगा क्लास 10th में भी. मेटाबॉलिज्म मतलब होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर टेक प्लेस यानी हो रही होती हैं, उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं. उस प्रोसेस से टोटल मिला के हम ऑल ओवर प्रोसेसेस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं. और मेटाबोलाइट्स वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस कराते हैं. तो वैसे जैसे अमीनो एसिड्स हो गए, शुगर्स हो गए, पॉलीसेकेराइड हो गया, क्लोरोफिल, हीम्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स, स्टोमेटा,
स्टोमेटा क्या कराता है? गैसेस एक्सचेंज कराता है। तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स के अंदर नहीं आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आई गेव यू। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन से होते हैं? जो कि एक प्राइमरी फंक्शन की मतलब वो उसको प्राइमरी फंक्शन को एनेबल करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बहुत से प्लांट्स होते हैं, बहुत से फंजाई होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया होते हैं, बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, या फिर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कुछ ऐसे प्रोसेसेस करते हैं जिसका कि उनके लाइफ पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे ना उनकी ग्रोथ रुकती है, ना वो मरते हैं, ना कुछ होता है उनके साथ, कोई होता नहीं। तो हम कहते हैं ना, जैसे मान लो आपके पास दो काम है, तो आप बोलते हैं इसमें से प्राइमरी काम कौन सा है आपका, यानी आपका मेन काम जो आपको करना ज़रूरी है। जैसे मान लो देखो, एक तरफ होमवर्क, एक तरफ है खेलना, तो पापा बोलेंगे बेटा आपका प्राइमरी काम है पढ़ना और सेकेंडरी काम है खेलना। तो वैसे ही प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, इन टाइप में जो प्राइमरी फंक्शन होता है तो वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में चले जाता है। बट जो सेकेंडरी आता है, सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, वो आते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। अब NCERT और हर बुक में ईच एंड एवरी बुक कंसिस्ट ऑफ दैट टेबल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. That table seems to be very difficult to learn and very difficult to memorize, but it is not so. Just repeat after me. The pigments that are in the secondary metabolites are carotenoids and anthocyanins, etc. You can write also. Do you know that carotenoids and anthocyanins we will study in chapter number 8, cell unit of life. In that we have plastids, and do you know plastids are three types: chromoplast, chloroplast and leucoplast. In that chromoplast consists of the carotenoids and anthocyanins. So there we will study the pigments, carotenoids and anthocyanins. Then we come to alkaloids. You can memorize it as alkaloids consist of morphine and codeine. Okay, so every code is alkaloids, alag. So you can memorize, these are just mnemonics like things. So alkaloids consist of morphine and codeine. Now we have terpenoids. From the word first word, that is the terpene, we have monoterpene and diterpene. Just we have to add mono and di. Mono means single, di means double. Triterpines, quaterpines, pentaterpines, hexaterpines, septerpines, and octaterpines, nonaterpines, and n number of terpines we can say. So just we have to memorize the important one, that is the monoterpenes and diterpenes. Then we have essential oils. Essential means not our primary function, not works in our primary function, but as a secondary function in our life. So the essential oils are like lemongrass oil, okay, any type of mustard oil. These type of oils are essential oils. Then we have toxins, abrin and ricin. Then we have lectins, concanevalin A. Then we have drugs, that is the vinblastine and curcumin, etc. we can write. And the polymeric substances, that is rubbers, gums, cellulose, etc. Again repeated: pigments, carotenoids and anthocyanins. Then we have alkaloids, which are alag, morphine and codeine. Then we have terpenoids, monoterpene and diterpene. Essential oils, lemongrass oil, mustard oil, etc. Then we have toxins, abrin, ricin. Drugs, vinblastine and curcumin. Lectins, concanevalin A. And the polymeric substances, rubber, gum, cellulose, etc. Now let me make you understand that what are the type of questions. Let me ask you two questions that comes in papers. First question, that secondary metabolites that belong to lectins is secondary metabolite that belongs to lectins. Just remember,
lectins, concanavalin A. Options are carotenoids, gums, lemongrass oil, and concanavalin A. So carotenoids, we know that these are pigments that I told you we will study in Cell the Unit of Life. Gums, we know that these are polymeric substances. Lemongrass oil, the name itself gives that these are essential oils. Lemongrass oil, essential oil. And then we have concanavalin A. If you don't know the answer, just use the elimination method. It was easy. Second question is codeine, an essential oil, a polymeric substance, an alkaloid, a toxin. Okay. As an essential oil, we studied that the example for essential oil was lemongrass oil and mustard oil and these type of oils. Okay, a polymeric substance, no, rubber, gum, cellulose, it doesn't consist of codeine. An alkaloid, I told you that codes are very alag, and the option consists of alkaloid. That means it can be a toxin. No, toxin was heparin and ricin. So the answer to this question was an alkaloid. So these type of questions are asked in the examination. From the next video, we will study the carbohydrates. Wait for the video and stay home, stay healthy, stay safe, and good night.